हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी। हमें बताने कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने की खोज की विधि किसने खोज निकाली थी, हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि जॉन एफ फ्लिट ने, ऑप्शन बी कहता है कि जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी कहता है कि अलेक्जेंडर किंगडम ने, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने इसे खोज निकाली थी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्याय दर्शन के संपादक कौन थे। मतलब हमें बताना है कि जो न्याय दर्शन था उसके संपादक कौन थे। ऑप्शन ए कहता है कि कपिल, ऑप्शन बी कहता है कणद, ऑप्शन सी कहता है गौतम, या ऑप्शन डी जेमिनी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, गौतम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक का रुमनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बुद्ध के जन्म से, बी है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, या डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हमें बताना है कि किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है अशोक, ऑप्शन बी कहता है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। जो शुक मुनि बुद्ध के जो जन्म स्थल है, जो उल्लेख करता है अभिलेख, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि सारनाथ से, ऑप्शन बी है सरस्वती से, ऑप्शन सी है कौशाम्बी से, या ऑप्शन डी है नुम्नी देई से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, रुम्नी देई से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायत की घोषणा की। मतलब किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने करों में रियायत की घोषणा की थी, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि लघु शिलालेख सासाराम, बी है भापू बेराज लेख, सी है लुम्बिनी स्तंभ लेख, या डी शिलालेख। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी स्तंभ लेख। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम को भुज राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए कहता है कि लुम्बिनी का स्तंभलेख, ऑप्शन बी कहता है कि सारनाथ का स्तंभलेख, ऑप्शन सी कहता है कि गिरनार का शिलालेख, या डी सांची का स्तंभलेख। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर है, लुम्बिनी का स्तंभलेख। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने किस राजकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। किस राजकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि 90वें वर्ष में, ऑप्शन बी कह रहा है 12वें वर्ष में, ऑप्शन सी कह रहा है कि 20वें वर्ष में, या ऑप्शन डी 36वें वर्ष में। तो अशोक ने जो लुम्बिनी की यात्रा की थी वो की थी 20वें वर्ष में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20वें वर्ष में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अभी हम जस्ट ऊपर देख के आए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था। ऑप्शन ए जॉर्ज वुलर ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, या डी विलियम जोन्स। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम
किसने पढ़ा था। वही क्वेश्चन रिपीट है, मतलब पूछने का तरीका बता रहे कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है कि अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। हमें बताने कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसके ग्रंथ में विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए कहता है कि भास, ऑप्शन बी कहता है शूद्रक, ऑप्शन सी कहता है विशाखदत्त, या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। मतलब ऑप्शन ए है वृद्ध कथा में, ऑप्शन बी है गाथा सप्तशती में, ऑप्शन सी है मृद्राश्रम, और डी है वासवत्रा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मृद्राश्रम। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीसिस द्वारा उल्लेखित पद डायनोसिस किससे निर्देशित करता है, किसे निर्देशित करता है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी है इंद्र, या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का वृषल कहा गया है। ऑप्शन ए मुद्राश्रय में, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी इंद्रिका में, या ऑप्शन डी महावंश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्राश्रय में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीसिस के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समृद्ध द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 10, ऑप्शन बी कह रहा है 15 सदस्य थे, ऑप्शन सी कह रहा है कि 30 सदस्य थे, या ऑप्शन डी 40 सदस्य थे। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें 30 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन भी वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी कितनी, 30। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न पुस्तकों में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है उसका वर्णन किसमें उपलब्ध है हमें बताने किस पुस्तक में। ऑप्शन ए कहता है कि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी कहता है इंडिका में, ऑप्शन सी कहता है महाभाष्य में, या ऑप्शन डी अमरकोश में। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंडिका में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। विस्तृत जो वर्णन है वो मतलब किसमें कौन करता है। ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गलत लिखा है, ठीक है उसको सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। बी मैग्नीसिस का इंडिया, सी विशाखत का मुद्राक्षय, या डी अशोक का अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीसिस का इंडिका, ठीक है इंडिका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य के 7 वेगों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। ऑप्शन ए अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन बी पुराण में, ऑप्शन सी मैग्नीसिस की इंडिका में, या ऑप्शन डी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीसिस के इंडिका में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन ए दिव्यादान में, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी इंडिका में, या ऑप्शन डी अशोक के अभिलेख में, शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंडिका में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीसिस ने भारतीय साम्राज्य को कितने समूहों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 4, ऑप्शन बी कहता है 7 भागों में, ऑप्शन सी कहता है 8 भागों में, या ऑप्शन डी 12 भागों में। तो मैग्नीसिस ने जो बांटा है भारत के समाज को वो है 7 भागों में, 7 समूहों में मतलब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7 समूहों में। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नीसिस भारत में किसके दरबार में आया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सब ने पढ़ रखा होगा पहले भी कि ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिका का मूल लेखक था। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीसीज। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो हमें बताना है कि किस में ये उल्लेखित है। ऑप्शन ए कहता है कि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी कहता है कि मुद्राक्षर में, ऑप्शन सी कहता है कि मैग्नीसीज की इंडिका में, या ऑप्शन डी वायु पुराण में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीसीज की जो इंडिका थी उसमें उल्लेखित है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। जो 7 भागों में मैग्नीसीज ने बांटा था वो किस में उल्लेखित है, हमें बताना है। तो ये तो सिंपल सा इसमें ऑप्शन दे रखा है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, बी है अशोक के शिलालेख में, सी है पुराणों में, या डी मैग्नीसीज की इंडिका में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीसीज की इंडिका में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सुमिलित है। क्या सुमिलित है हमें बताना है। पहला और 10वां शिलालेख, बी है पहला और 11वां शिलालेख, सी है दूसरा और 13वां शिलालेख, और डी है दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम पूरे चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को हम MCQ द्वारा कवर कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको MCQ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मैग्नीसीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है। तो ऑप्शन ए कहता है प्लिनी ने, ऑप्शन बी कहता है स्ट्रोबो ने, ऑप्शन सी कहता है डायोडोरस ने, या डी एरियन ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी ने। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन से एक में खद्दान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है कि सोगोरा तामपत्र में, ऑप्शन बी कहता है कि अशोक का रुमनईदेई स्तंभ लेख में, ऑप्शन सी कहता है कि प्रयाग प्रशक्ति में, या डी चंद्र का महारोली स्तंभ शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोगोरा तामपत्र में। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धनागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जाए। तो ऑप्शन ए कहता है कि मधुबन तामपत्र, ऑप्शन बी कहता है कि सोहगोरा तामपत्र, ऑप्शन सी कहता है कि पूना तामपत्र, या डी दामोदरपुर तामपत्र। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोहगोरा तामपत्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है, मतलब शीर्ष पर जो उत्कीर्ण मिलता है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल, बी में है सिंह, अश्व, गेंडा तथा बैल, सी में है अश्व, गेंडा, हाथी तथा बैल, या डी सिंह, अश्व, गेंडा तथा हाथी। तो इसका हमें सही उत्तर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है कि जो अशोक का स्तंभलेख था उसके शीर्ष पर किन किन जानवरों को उकेरा गया था, तो वो था सिंह, अश्व, हाथी और बैल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, मतलब उसके स्तंभों के बारे में गलत लिख रखा है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन बी है ये अखंड है, ऑप्शन सी है स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, या डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका सही गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। ऑप्शन ए कहता है कलिंग लेख में, ऑप्शन बी है भारबू
भारबू लेख में, ऑप्शन सी है थैली अभिलेख में, या ऑप्शन डी जोगढ़ अभिलेख में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारबू अभिलेख में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? जो अशोक के अभिलेख थे वो किस भाषा में थे, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ब्राह्मी और खरोष्टी, ऑप्शन बी कहता है कि ब्राह्मी खरोष्टी यूनानी, ऑप्शन सी कहता है ब्राह्मणी, या ऑप्शन डी ब्राह्मणी आइमेरिक खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी अरमकेई खरोष्टी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, जो अशोक के बारे में, इसका सेकंड पार्ट कल लेके आएंगे। 2 पार्टों में अशोक जो है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट कर देंगे, जिससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं, जिससे कि हमारे, क्योंकि हमने TRE सेकंड में हमने पढ़ रखा है, हमें एक रिवीजन की ज़रूरत है, और जो क्वेश्चन हाई लेवल के हैं हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और 1 से 2 बार देखेंगे आप, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, बाकी इसका सेकंड पार्ट कर लेके आएंगे। आखिरी क्वेश्चन है कि अशोक का नाम मिलता है किस में मिलता है? तो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है मर्स्की अभिलेख में, ऑप्शन बी कहता है सोपारा अभिलेख में, ऑप्शन सी कहता है कलिंग अभिलेख में, या डी सारनाथ अभिलेख में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मास्की अभिलेख में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय।